आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और भाग 2 तो अनावश्यक पढ़ाया जा रहा है। यदि इनको कांग्रेस को ही महिमा मंडित करना था तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे क्या महान? पर इन्होंने बेईमानी की है। तो वसुंधरा राजे जी के करीबी लोगों में माने जाते हैं और विजनरी लीडर थी वो। अशोक गहलोत जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। आपने वो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं की, ऐसा क्यों? इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। सरकारी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छा रहा है। कांग्रेस के राज में 5 साल तक प्रमोशन नहीं हुए। जितने भी अध्यापक मेरे पास आए मिलने, किसी भी संगठन के आए हैं, वो मेरे को आकर के बधाई देके गए और उनका ना आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो शिक्षक संघ शिकायत करते हैं वो जरूर सुन लें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कह रहे हैं? और हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है और बहुत ही शीघ्र सबके सामने आने वाली है। उस पर आपने क्या सोचा था कि आप क्या बनेंगे? मैंने तो इतना ही सोचा था। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों सुर्खियों में है, विवादों में है और उसका कारण है राजस्थान की 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास। क्या परेशानी है इस पुस्तक में, क्यों हटाया गया, सब कुछ समझते हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। देखो, एक पुस्तक है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और भाग 2। इस पुस्तक के अंक परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं तो अनावश्यक पढ़ाया जा रहा है। अगला है कि ज्ञानार्जन के लिए पढ़ाया, चलो एक्स्ट्रा ज्ञानार्जन होना चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसमें एक परिवार को ही महिमा मंडित करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे क्या महान? अच्छे आदमी नहीं थे इनके यहाँ, इनकी इनकी नजरों में लाल बहादुर शास्त्री को ये अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। वीर सावरकर जी जो आजादी के बाद भी थे, उनका बड़ा योगदान है। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर सरकारी प्रधानमंत्री रहे हैं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका कोई योगदान नहीं रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई योगदान नहीं रहा, वो भी कांग्रेस के नेता रहे हैं। बाद में जरूर कि उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की है और जिन्होंने अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ी है कि देश में दो विधान नहीं चलेंगे, दो निशान नहीं चलेंगे और दो प्रधान नहीं चलेंगे, उसकी लड़ाई लड़ी है। जी। तो मदन दिलावर जी, इनको ये चाहिए था कि निष्पक्ष भाव से, और जिन जिन लोगों ने इतिहास यानी स्वर्णिम भारत के लिए काम किया है, सबका उल्लेख करना चाहिए था। पर इन्होंने बेईमानी की है। केवल एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए ये किताब लगाई गई थी जो उन्हें बंद कर दी। आपने ये किताब बंद करने का कब सोचा? जब मेरे ध्यान में आया। कब ध्यान में आया? क्योंकि 1.5 साल हो गए आपको शिक्षा मंत्री का पद संभाले हुए। सच है, लेकिन मेरे ध्यान में महीने भर पहले आया है। तो आप इस पुस्तक को दोबारा प्रिंट करवाएंगे जिसमें इन सब जिनका आपने नाम लिया है, इनकी उपलब्धियां, आज़ादी के बाद का जो नया भारत है उसकी जो 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 बड़े सितारे जिनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सोच कर क्या आप दोबारा किसी कोई कमेटी बना रहे हैं? नहीं, कोई हम ऐसी पुस्तक नहीं चला रहे, लेकिन जो पुस्तकें हमारी जो जिनकी अंक परीक्षा में जुड़ते हैं, वही उन्हीं पुस्तकों में सबका प्रावधान है और सब समावेशित है, इसलिए अलग से पुस्तक चलाने की जरूरत नहीं है। ओके। आप और कौन-कौन सी पुस्तकें बंद करने की योजना बना रहे हैं? हम कोई भी पुस्तक बंद नहीं करना चाहते, परंतु जो लगता है कि ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी न किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक समाज का ही महिमा मंडित हो रहा है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, तो उसको बंद करेंगे। जी। दिलावर जी, शिक्षा मंत्री किसी भी राज्य का, युवाओं का हीरो होता है। उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं सरकार को भी कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या करेंगे। पिछले 1.5 साल में कार्यकाल संभालने के बाद राजस्थान की शैक्षिक पृष्ठभूमि को बदलने के लिए क्या-क्या आप सोच रहे हैं? इसको लेकर आपने मुख्यमंत्री जी से कोई चर्चाएँ की है सरकार से, आपकी टीम से कि दरअसल राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव होने चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। देखो, शिक्षा में हमारी दो प्रमुख बातें जो है हम करना चाहते हैं।
और कर रहे हैं, उसके परिणाम परिणाम भी आ रहे हैं। एक तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना है हमको, और एक संस्कार युक्त शिक्षा देना है, और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके परिणाम ये हुए हैं कि अब की बार पहली बार हुआ हिंदुस्तान राजस्थान में कि सरकारी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छा रहा है। एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोटा जिले का उदाहरण दे रहा हूं। 265 बच्चों ने वहां 93% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। उसमें से 112 जो बच्चे हैं निजी विद्यालयों के हैं, और 153 बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालयों के हैं। ऐसे कमोबेश स्थिति सारे राजस्थान की है। अगला मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसे ही लगा रहा हूं, क्योंकि 13वें स्थान पर था। अभी राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है जिसमें परख करके है, उन्होंने कहा है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में कहीं तीसरा और कहीं चौथा, तो क्योंकि उसके अलग अलग बिंदु हैं, उसमें वो स्थान प्राप्त कर लिया है। यानी पहले की अपेक्षा निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये मेरा कथन नहीं है, ये जो सर्वेक्षण हुआ है उसका कथन है। जी, मदन दिलावर जी, 1.5 साल में आपने ऐसा क्या किया कि 13वें स्थान से आप तीसरे स्थान पर आ गए? राजस्थान के दर्शकों को, देश की जनता को बताइए। देखो, बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे काम किए। मैंने सबसे पहले तो ये कहा कि जो एक विषय होता है वो 100 अंकों का होता है, तो उसे 20 अंक ऐसे होते हैं जिसको सत्रांक कहते हैं, अंग्रेजी में सेशनल भी बोलते हैं। वो अध्यापकों के हाथ में नंबर देने का अधिकार होता है। हालांकि उसमें भी अलग अलग बाइफरकेशन किया हुआ है, फिर भी वो देते हैं। देते हैं 18, 19, 20, 20 में से 18, 19, 20, 18, 19, 20, और मैक्सिमम 20 नंबर देते हैं। इधर 80 में से 13 नंबर आ जाते हैं लिखित परीक्षा में, तो हमारा छात्र पास हो जाता है। हमने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया है कि सत्रांक में तुम कुछ भी नंबर दो, लेकिन लिखित परीक्षा में 80 में से 40 से नंबर कम आए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, क्योंकि नियम है, लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे। यानी उससे पूछताछ हो सकती है, नोटिस देकर जानकारी कर सकते हैं रिजल्ट कम क्यों रहा, उसका दुरुस्त स्थानांतरण किया जा सकता है, उसका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ा तो निलंबित किया जा सकता है। ये सब तो इसके कारण से सब अध्यापकों ने मन लगाकर पढ़ाया, उसके कारण परीक्षा परिणाम बढ़े। ये भी हुआ कि मोबाइल लेकर के हमारे शिक्षक स्कूल में जाया करते थे, कक्षा में जाया करते थे, तो कभी भी घंटी बजती थी, फिर 10 मिनट बात होती, 2 मिनट बात होती, 1 मिनट बात होती, घंटा भर बात होती, चलती रहती थी बात। कभी भी मोबाइल खोल करके क्लास में बैठ जाते, कुछ भी देखना करना, उससे पढ़ाने का समय जाया हुआ करता था। अब हमने कक्षा में बिल्कुल बैन कर दिया है मोबाइल, उसके कारण से पढ़ाने का समय ज्यादा बच्चों को मिला, और पढ़ने को भी बच्चों को ज्यादा समय मिला, तो उसका भी लाभ हुआ है। एक ये था कि कोई भी सरकारी हमारा जो अध्यापक है, वो स्कूल समय में कहता मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं बेरू जी की पूजा करने जा रहा हूँ, मैं बालाजी की पूजा करने जा रहा हूँ। तो हमने कहा ये स्कूल का समय शैक्षिक गतिविधियों के लिए है, यहाँ शैक्षिक गतिविधियों के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि आपको पूजा पाठ करना है, नमाज पढ़ना है, तो स्कूल समय के अतिरिक्त जो समय है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई उससे शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन स्कूल समय में क्यों शैक्षिक गतिविधियां ही करेंगे, इसके कारण से जो बहुत सारे हमारे अध्यापक गोता मार जाते थे, उससे छुटकारा मिला है, बच्चों को पढ़ाने का समय ज्यादा मिला है। दूसरी बात, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका भी जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, जहाँ बच्चों में टीचर हमारे नहीं है, तो हमने एक वीडियो बनाकर उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अ, हम आगे रोबोट एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। मैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस, उनको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम टाइम पर पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले पुस्तकें नवंबर दिसंबर तक पहुंचती थी, अब हम जुलाई के माह में ही पुस्तकें पहुंचा देते हैं। पिछली बार हमने 5 जुलाई को पुस्तकें पहुंचा दी। अभी तक हम लगभग 60-70% पुस्तकें पहुंचा चुके हैं, और आने वाले 15 दिन में 100% पुस्तकें 100% बच्चों के हाथ में चली जाएगी। जी,
तो शिक्षकों को लेकर आपने जो सख्ती की, यही कारण है कि शिक्षक आपसे बड़े नाराज हैं? शिक्षक संघों की बड़ी नाराजगी है कि आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर्स इंतजार कर रहे हैं, प्रमोशन का मुद्दा रुका हुआ है? देखो देखो, कांग्रेस के राज में 5 साल तक प्रमोशन नहीं हुए, कोई प्रमोशन नहीं हुई। इन 1.5 साल में हम 35,000 अध्यापकों का प्रमोशन कर चुके हैं। 35,000, जो आज तक के इतिहास में 1.5 साल में कभी भी इतने प्रमोशन नहीं हुए। हम फिर 20,000 प्रमोशन करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी लगभग ये 55,000 हमारे प्रमोशन हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि किसी भी शिक्षक संघ को ये शिकायत नहीं कि हमारी प्रमोशन नहीं हुई। शिकायत तो थर्ड ग्रेड वालों को है। हम थर्ड ग्रेड वालों की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में मामला अटका हुआ है। हम माननीय कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि निर्णय की अध्याधीन हमको प्रमोशन करने की अनुमति दे दे। मुझे लगता है कि वो दे दी जाएगी तो हम शीघ्र उनके प्रमोशन करेंगे। लेकिन क्या कारण है कि प्रमोशन देने के बाद भी टीचर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और आपके प्रमोशन देने के बाद भी खुश नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता। जितने भी अध्यापक मेरे पास आए मिलने, किसी भी संगठन के आए हैं, वो मेरे को आकर के बधाई देके गए और उनका ना आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो शिक्षक संगठन ये मानते हैं, ये मानती है कि शिक्षक संगठन हमारा है, और जो शिक्षक संगठन ये मानता है कि हम कांग्रेस के हैं, वो भी आकर के मेरे को बधाई देके गए हैं। और उन्होंने कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रमोशन हुए और शिक्षा का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने उनको कहा कि मार्केट में भी कैसे, बोला मार्केट में तो हम नेगेटिव बोलेंगे, हमको हमारा संगठन चलाना है। अच्छा। हाँ, नेगेटिव ही बोलेंगे, लेकिन हम आपको कसम खा के कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और शिक्षा में अच्छा काम हो रहा है। तो जो शिक्षक संघ शिकायत करते हैं वो जरूर सुन लें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कह रहे हैं कि आप जो है डबल बातें ना करें, मंत्री जी के सामने आकर कुछ और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया के सामने जाकर कुछ और। बहरहाल बात ये है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, राजस्थान की पाठ्यक्रमों को लेकर आपने देश के शिक्षा मंत्री से भी कोई मुलाकात की पिछले 1.5 साल में? क्या कुछ चर्चाएं हुई? क्योंकि शिक्षा में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र जी प्रधान साहब, उनसे मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, बातचीत हुई है। और उनका एक ही संदेश था, निर्देश था कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हो, संस्कार युक्त शिक्षा हो, और इस प्रकार से अपना ढांचा खड़ा करिए कि ये दोनों बातें उसमें आ जाए, ताकि शिक्षा अच्छी तरह चलेगी। जी। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या कर रहे हैं मदन दिलावर जी? क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो बड़ी मांग करते थे कि अशोक गहलोत सरकार ट्रांसफर पॉलिसी पर कुछ काम नहीं कर रही है। आप लोग आते ही सबसे पहले करेंगे। आपके संकल्प पत्र में भी इस बात की चर्चा की, लेकिन 1.5 साल हो गया। लगता नहीं है कि अभी भी समय रहते कुछ हो पाएगा? मैंने तो ट्रांसफर पॉलिसी की कभी मांग नहीं की, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी होना चाहिए, और हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है और बहुत ही शीघ्र सबके सामने आने वाली है। उस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, एक्सपर्ट के सुझाव आ रहे हैं। फिर वो हमारे पास आएगी, फिर उसको अध्ययन करेंगे, फिर वो मंत्रिमंडल में जाएगी, मंत्रिमंडल उसको मंथन करेगा, फिर वो मुहर लगाएगा, फिर आदेश जारी होंगे। आपने कहा कि आपने कभी ट्रांसफर पॉलिसी की पैरवी नहीं की, मतलब आप उससे सहमत नहीं है? शिक्षा मंत्री के रूप में आप क्या समझते हैं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर? आपकी सोच क्या है? नहीं, क्योंकि आपने कहा कि आप विपक्ष में थे तो मांग की, मैंने मांग नहीं की, आपने क्योंकि मतलब विपक्ष ने? उस समय मैं शिक्षा मंत्री नहीं था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा। पर ये मानता हूँ कि हाँ, ये सीखते स्थानांतरण में पॉलिसी होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा वो कर रहे हैं। मदन दिलावर जी, जब आप ये कहते हैं कि आपने सोचा नहीं था कि आप शिक्षा मंत्री बनेंगे, आपने क्या सोचा था कि आप क्या बनेंगे? मैंने तो इतना ही सोचा था कि मैं एमएलए बनूंगा। एमएलए बनने के बाद सरकार में आने की इच्छा, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, क्योंकि वरिष्ठ विधायकों में हैं आप तो। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, न है, लेकिन ये सब जानते हैं कि प्रोग्रेस की सब चाह रखते हैं। जी। तो प्रोग्रेस की चाह में बहुत सारे लोग, गुलाब चंद कटारिया जी आखिर में कहते रहे कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, चले गए, वो राज्यपाल बन गए। आप शिक्षा मंत्री हैं। आपने कहा कि दरअसल एक बात बहुत ज़रूरी है मदन दिलावर जी आपसे समझना शिक्षा मंत्री के रूप में, कि दरअसल शिक्षा मंत्रालय जो है वो ज़्यादातर राजनेताओं को पसंद नहीं आता है। शिक्षा मंत्री कोई बनना नहीं चाहते हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, क्यों नहीं बनना चाहते, लेकिन मैं खुश हूँ।
राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मदन दिलावर जी, क्योंकि आप तो वसुंधरा राजे जी के करीबी लोगों में माने जाते हैं और विजनरी लीडर थी वो। अशोक गहलोत जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, आपने वो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं की, ऐसा क्यों? इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले। इससे बड़ा कोई झूठ दुनिया में नहीं हो सकता। इन्होंने केवल हिंदी विद्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लटकाया था और कहा कि अंग्रेजी माध्यम हो गया है, यानी अ, परिवर्तित किया, खोला नहीं। उसके कारण से राजस्थान में अध्ययनरत बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उस विद्यालय के आधे टीचर तो अंग्रेजी में आ गए और आधे टीचर हिंदी में रह गए। हिंदी माध्यम भी नहीं पढ़ा पाए, अंग्रेजी माध्यम भी नहीं पढ़ाए। अंग्रेजी में पढ़े हुए टीचर अच्छी तरह से हिंदी में पढ़े हुए टीचर अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते ठीक तरह से, लेकिन उन्होंने किया तो दोनों का नुकसान हुआ है। जी। हम उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक करके क्या कर रहे हैं आप अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हमने को लेकर? अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को कहा कि वो चल रहे हैं, उसमें हमने अभी इंटरव्यू करके हमने टीचर भी लगाए, जहाँ टीचर नहीं लगे हुए थे, कम थे, वो लगाए हैं। आगे भी धीरे धीरे सब प्रकार के जो उसमें जरूरत पड़ती है वो सब हम करेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जितने भी ट्रांसफर कर दिए थे, हिंदी माध्यम के शिफ्ट कर दिए थे, बोर्ड लगा दिए थे अशोक गहलोत सरकार ने, आप उन सब के वो बोर्ड कायम रखें, आपने उनको बंद नहीं किया, आप उनमें टीचर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। कर दिए काफी और करेंगे। तो स्कूल बंद, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट, जो राजस्थान की एक बहुत बड़ा क्रेज था इंग्लिश मीडियम स्कूल को गलत लेकर। बात है, ये क्रेज था, एक गलत बात है। हम्म। कई कई में बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिए। आज भी कुछ हमारे ऐसे विद्यालय या टीचर ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात थी कि क्रेज था। लेकिन आपने अगर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम टीचर्स की तैनाती शुरू की है, इसका मतलब आप भी मानते हैं कि दरअसल सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी होने चाहिए। देखो, अ, परंतु हिंदी माध्यम को बंद करके नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना है तो खोलो ना, कौन मना करता है। तो क्या आपने उन विद्यालयों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों जारी रखे हैं, कायम रखे हैं, या अभी वो इंग्लिश मीडियम ही है, आप अभी सोच अभी रहे हैं? अभी इंग्लिश मीडियम है, लेकिन हमने निर्देश दे दिए हैं कि उस विद्यालय में अब हिंदी माध्यम भी चलेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। वो विद्यालय अंग्रेजी माध्यम हो गया, जो अंग्रेजी माध्यम नहीं पढ़ना चाहते कहाँ जाएं। तो मैंने मेरे सेक्रेटरी को निर्देश दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद, कि वहाँ अब हिंदी माध्यम भी चलेगा। तो दोनों चलेंगे, अंग्रेजी दो माध्यम पारी भी में, और हिंदी दो पारी में, ओके। एक तो पारी में तो हिंदी वाले, इसका मतलब ये हुआ कि आपने आने के बाद एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बंद नहीं किया है। ना ना आगे करेंगे, यदि बच्चे होंगे तो। और बच्चे ही नहीं होंगे तो उसका क्या करेंगे। तो अभी तक एक भी बंद नहीं किया, इसका मतलब विद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अंग्रेजी नहीं माध्यम की। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक बहुत बहुत बच्चों की जो सीट्स हैं वो खाली हैं, और कई तो ऐसी स्थिति में कि उन विद्यालयों को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, उनकी समीक्षा कर रहे हैं हम लोग। राजस्थान की शिक्षा पाठ्यक्रमों में बदलाव को लेकर भी आप प्राइमरी फिर हायर एजुकेशन, मतलब स्कूल एजुकेशन में भी सेकेंडरी फिर हायर सेकेंडरी, इसमें पाठ्यक्रमों पर कुछ पुनर्विचार भी हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप हमारा पाठ्यक्रम बन रहा है। कक्षा 1 से 5वीं तक का हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से पाठ्यक्रम बना लिया है, लागू कर दिया है। उसमें था कि लोकल भाषा या मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो हमने शब्दकोश बनाया है। लगभग सभी जिलों, लगभग 1-2 जिलों छोड़ के सभी जिलों में हमारे शब्दकोश बन गए, हमारी पुस्तकें तैयार हो गई है, बच्चों को मैगजीन पुस्तकें चली गई हैं। कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का हमने एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है उसको स्वीकार किया है, और वो भी नई पुस्तकें हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लिखी गई हैं। तो अब कक्षा 6 से 12वीं तक राजस्थान में जो राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे, यस। और कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रमों में कुछ और बदलाव कर रहे हैं आप लोग? आज तक ऐसा कोई विचार नहीं है, आगे क्या होता है देखते हैं। जो कक्षा प्राइमरी स्कूल का आपने पाठ्यक्रम बदला है नई शिक्षा नीति के मुताबिक मदन दिलावर जी, उसमें क्या जो आपका सोच है,
आपको संघ पृष्ठभूमि का भी कहा जाता है, राष्ट्रीय सोच विचार, उसमें उस पाठ्यक्रम में कुछ और ऐसे पात्रों को शामिल किया गया है जिनका विरोध आपने अभी इस नई पुस्तक में किया जो 11वीं-12वीं की है। तो क्या पाठ्यक्रमों में कुछ और भी समावेश किया गया है इस दौरान? समग्र समावेश है। मदन दिलावर जी, जब भी राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सुनते हैं, तो अक्सर हम सुनते हैं उनके विवादों को लेकर या उनके बयानों को लेकर। आपके बयानों की इतनी चर्चाएँ हमेशा मीडिया में होती है, मतलब मीडिया के प्रिय लोगों में से एक हैं आप। तो ये जो बयान हैं आपके, ये आप सोच समझ कर देते हैं? तो हिजाब का जो मुद्दा था मदन जी, उसमें अब क्या है? अब क्या बच्चे हमने बच्चियाँ हमने कभी ए, हिजाब का विरोध नहीं किया, मानो, लेकिन स्कूल समय में तो आपको जो नियत यूनिफॉर्म है उसमें आना पड़ेगा। तो अब क्या शुरू हो गया है ऐसा? बिल्कुल। ओके। मदन दिलावर जी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रूप में आप कैबिनेट की बैठक को देखते हैं, 4 महीने बाद हुई। क्या कारण समझते हैं कैबिनेट की बैठक इतनी देर से होने का आपने चर्चा में आया? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हुई है। 4 महीने तो पूरे नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, कुछ महीने बाद हुई थी। हर महीना या हर 8 दिन में कैबिनेट की मीटिंग हो, ये भी जरूरी नहीं था, क्योंकि कुछ बिंदु होते हैं, कुछ मसले होते हैं जिसके बारे में मंत्रिमंडल विचार करता है। यदि उस पीरियड में कोई मसले नहीं हो तो नहीं भी होती। जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर पक्ष-विपक्ष, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कैबिनेट के भीतर भी, पार्टी के भीतर भी अभी भी ये लोगों के मन में गले में उतर नहीं रहा है कि पहली बार के विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। क्या आप महसूस करते हैं अपनी कैबिनेट टीम में कि ऐसा है? देखो, पहली बार की आप बात कर रहे हैं, तो देश के जो प्रधानमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो पहली बार एमएलए थे और मुख्यमंत्री बने, सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया। जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार एमपी बने, सफलतापूर्वक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पहली बार का विधायक ठीक सरकार नहीं चला सकता। राजस्थान में माननीय भजन लाल जी शर्मा एज मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब आप उनको 100% नंबर दे रहे हैं। मैं क्या दूंगा, राजस्थान की जनता दे रही है, पूरे राजस्थान की जनता दे रही है। राजस्थान की जनता की बात करते हैं तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए शिक्षा मंत्री के रूप में आप ज़रूर बताएं कि ऐसी क्यों खबरें आती है कि विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, सरकार अफसर चला रहे हैं, हर फैसला में देर हो रही है। जैसे छात्र संघ चुनावों का फैसला है, हालांकि वो आपका विषय नहीं है, लेकिन छात्र क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, छात्र संघ चुनाव और आप तो आपसे बेहतर कौन जानेगा छात्र की ताकत, तो छात्र संघ चुनावों पर भी इतना देर लग रही है। देखो, काम तो अधिकारी करते हैं, सरकार मार्गदर्शन करती है, पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के आधार पर सरकारी अधिकारी काम करते हैं। ये कहना है कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मार्गदर्शन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, मार्गदर्शन मानते माननीय मंत्रिमंडल करता है, अपने अपने विभाग में मार्गदर्शन संबंधित मंत्रीगण करते हैं। इसलिए कैसे कर सकते हैं सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं? उनका काम वो कर रहे हैं। जो जो कानून नियम, जो दिशा निर्देश है, उनके अनुसार सरकारी अधिकारी काम करते हैं। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, समय पर होने चाहिए, क्या सोच रही है सरकार? ये अभी मेरा विषय नहीं है। जी, लेकिन क्योंकि आप खुद राजनीति से आगे आए हैं, आपको नहीं लगता कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इस पर, क्योंकि बहुत सारे छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी बात सुन ही नहीं रही है। मैं अध्ययन करके बताऊंगा। शिक्षा मंत्री जी, बस आखिरी सवाल आपसे 2 और लेते हैं। जिस परिवेश से कोटा से जिस ज़िले से कोटा से भी आगे 12 से आप आते हैं और राजधानी में आप देखते हैं, क्योंकि आप दोनों परिवेश को शिक्षा मंत्री के रूप में आपने पूरे प्रदेश को देखा है। शिक्षा व्यवस्था में राजस्थान, चाहे विश्वविद्यालय देखें, चाहे प्राइमरी स्कूल के लेवल पर देखें, हमारा अभी भी हमें बहुत लंबा चलना है। आप इस बात को मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत यात्रा अभी तय करनी है? देखो, सुधार की सतत आवश्यकता रहती है और प्रोग्रेस की भी सतत आवश्यकता रहती है, वो होता रहेगा। और खास करके सरकारी शिक्षकों के लिए आप, क्योंकि उनकी अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन हम कहीं न कहीं शिकायत देखते हैं कि सरकारी शिक्षकों का। देखो क्या है, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, उन सबकी कोई न कोई समस्याएं रहती है।
कोई न कोई शिकायत रहती है। वो तो शिक्षा विभाग से नहीं, सबसे रहेगी। परंतु हम मैक्सिमम समाधान करने का प्रयास करते हैं और मैक्सिमम राहत देने की कोशिश करते हैं। जी, शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान की सरकार को 1.5 साल का समय हो गया है। 1.5 साल में आप जब देखते हैं 5 साल की समयावधि में 1.5 साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगले 3.5 साल मदन दिलावर शिक्षा मंत्री के रूप में राजस्थान को क्या देकर जाना चाहते हैं? मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा, दे रहा हूं और संस्कार युक्त शिक्षा देंगे। इसके साथ साथ हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका भी लाभ देंगे और हमारे छात्रों को उससे परिचित कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया मदन दिलावर जी। एक और सवाल लेते हैं क्योंकि उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं गतिरोध है, लोगों में आपस में वरिष्ठ नेताओं की जो अनदेखी हो रही है, आप मानते हैं कि ऐसा है? बिल्कुल गलत बात है ये कि अनदेखी हो रही है। हम सब लोग एक साथ बैठकर काम करते हैं। हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, सब मिलकर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मदन दिलावर जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए और इतनी राजस्थान की नई पीढ़ी के लिए अहम जानकारियां देने के लिए। शिक्षा में आप इसी तरह से काम करते रहिए और राजस्थान की जो नई पीढ़ी है वो आपसे जिस संस्कारवान शिक्षा की आप बात कर रहे हैं उससे आगे बढ़ती रहे। हम न्यूज़ 24 पर लगातार राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों को आपसे मिलवाते रहेंगे और उनके मंत्रालयों से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी अगर न्यूज़ 24 के माध्यम से मदन दिलावर जी से कुछ बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर सवाल पूछिए। उनका जवाब भी हम कोशिश करेंगे कि मदन दिलावर जी की तरफ से आपको मिले। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।